नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों में सीधे चलते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी आज नॉर्वे पहुंचेंगे। 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में नॉर्वे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। पिछले 43 वर्ष में नॉर्वे की यात्रा करने वाले पहले पीएम मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। नॉर्वे के पीएम जोनास गर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देश भारत नॉर्डिक संबंधों में हुई प्रगति की करेंगे समीक्षा। दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत होगी वार्ता। हम ये खबर आपको बता रहे हैं, नॉर्वे के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे पीएम मोदी। दोनों देश भारत नॉर्डिक संबंधों में हुई प्रगति की करेंगे समीक्षा। दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए होगी वार्ता। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आज नॉर्वे पहुंचेंगे। 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में नॉर्वे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पिछले 43 वर्ष में नॉर्वे की यात्रा करने वाले पहले पीएम मोदी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी? आज प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अपने चौथे चरण में आज नॉर्वे पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के नॉर्वे की ये पहली यात्रा होगी। भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर अगर देखा जाए तो 43 वर्षों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर रहेगा। इस दौरान भारत और नॉर्वे के बीच कई संबंधों को बढ़ावा, कई मुद्दों वार्ता होने और कई एक दूसरों के साथ द्विपक्षीय समझौता होने के आसार बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ जोनास शहर के स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के अंदर होने वाले नॉर्डिक व्यापार अनुसंधान शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यहाँ पर कई देश शामिल हो रहे हैं। नॉर्वे इसका आयोजन कर रहा है और मेजबानी नॉर्वे की तरफ की जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें संबोधन होगा। सबसे बड़ी बात और अहम ये होगी कि भारत और नॉर्वे के बीच जो राजनीतिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और सांस्कृतिक के साथ साथ व्यापारिक संबंध है, उनको दोनों देशों के बीच और मजबूती प्रदान की जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ भी अलग से एक वार्ता होगी, जिसमें भारत और नॉर्वे के बीच कई बड़े समझौते होंगे। शिखर सम्मेलन का अगर बात की जाए तो ये सबसे बड़ा इसका फोकस प्रौद्योगिकी और रिसर्च पर रहेगा। हरित परिवर्तन को बढ़ावा देना, नवीनीकरण ऊर्जा पर फोकस करना, समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना, आंतरिक और आंतरिक क्षेत्र में संबंध बढ़ाने पर जोर देना। ये तमाम देश हैं जो शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं और खासकर भारत और नॉर्वे के बीच जो एक द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, इन द्विपक्षीय वार्ता में भारत और नॉर्वे समुद्री अर्थव्यवस्था पर है फोकस करेगा। रक्षा के क्षेत्र में कई समझौते करेंगे। आंतरिक के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर क्या नया कर सकते हैं, इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि 43 सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर रहेगा और भारत और नॉर्वे के बीच संबंधों को 43 वर्षों के बाद और मजबूती प्रदान करेगा और कई क्षेत्रों में ये संबंध और समझौते और भारत और नॉर्वे की जो वार्ता है वो मील का पत्थर साबित होगी और दोनों देशों को नई प्रगति और अर्थव्यवस्था की मजबूत करने की दिशा में बढ़ते नजर आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। अखिलेश सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में नॉर्वे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। रुक करते अगली खबर का। दिल्ली में आज बीडी सतीशन लेंगे सीएम पद की शपथ। केरलम में नई सरकार का आज होगा शपथ ग्रहण। सुबह 10 बजे केरलम के तिरुवनंतपुरम में होगी शपथ। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में होगी शपथ ग्रहण। खरगे, राहुल समेत कई नेता समारोह में होंगे शामिल। तमिलनाडु के सीएम समेत कई सीएम भी होंगे शामिल। तो दिल्ली से अहम जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। केरलम में सीएम की शपथ आज होगी। सुबह 10 बजे केरलम के तिरुवनंतपुरम में होगी शपथ। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं।
अखिलेश जी, आज त्रिवेंद्रपुरम में आज शपथ होगी, क्या कुछ जानकारी, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का लंबे समय से दक्षिण भारत का एक बड़ा क्षेत्र कहा जाता है और दक्षिण भारत में कर्नाटक, तेलंगाना के बाद अब केरला में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हालांकि यह गठबंधन यूडीएफ की सरकार होगी, लेकिन कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनेगी। कांग्रेस के नेता बीडी सतीशन इसमें शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। इसके अलावा केरलम के 20 अन्य विधायकों को भी शपथ दिलाई जाएगी, यानी 21 सदस्यीय मंत्रिमंडल का आज शपथ ग्रहण करीब 10 बजे तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम अतिथि वहां पहुंच रहे हैं जो शामिल होंगे। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति भी पहुंच रहे हैं और कांग्रेसी सरकारें हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। कहा जा सकता है कि केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ सरकार का बनना दक्षिण भारत में एक नए कांग्रेस सूरज के उदय के तौर पर देखा जा सकता है कि अब तक तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और केरल में नई सरकार कांग्रेस की अगुवाई में बनेगी, जिसकी अगुवाई बीडी सतीशन बतौर मुख्यमंत्री करेंगे। अब कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत से आज कांग्रेस को होगी और जो नए 20 मंत्री शामिल होंगे, इनमें 5 मंत्री इनके सहयोगी मुस्लिम लीग यानी यूडीएफ के गठबंधन में शामिल होंगे। तो कहा जा सकता है कि जो आज का मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें बीडी सतीशन को बतौर मुख्यमंत्री शपथ दिलाई जाएगी, उनके साथ 20 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश सिंह जी, तमाम जानकारी देने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ। तो आज केरलम के तिरुवनंतपुरम में होगी शपथ। बीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उसके साथ मंत्री भी शपथ लेंगे और कांग्रेस गठबंधन की सरकार आज बनेगी केरलम में। सुबह 10 बजे केरलम के तिरुवनंतपुरम में होगी शपथ और विजय थालापति भी शामिल होंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में। खड़गे, राहुल समेत कई नेता समारोह में होंगे शामिल। रुक करते अगली खबर की ओर। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। आज अमित शाह आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सुबह 10:15 बजे रायपुर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के परेड ग्राउंड जाएंगे। डायल 112 के 400 नए आधुनिक वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। अमित शाह बस्तर और जगदलपुर में नक्सल क्षेत्रों का दौरा करेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अखिलेश सिंह, विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह बने हुए हैं। अखिलेश जी, आज गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है और 112 की 400 गाड़ियों को वो हरी झंडी दिखाएंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शाम से ही छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दौरा बेहद अहम माना जा सकता है, क्योंकि इस बार जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा छत्तीसगढ़ का है, इसे सुरक्षा के लिहाज से, नक्सल सफाई के लिहाज से और स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और लोगों को, आम जन को सुरक्षा व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम उठाने के लिहाज से देखा जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री आज करीब 10 बजे रायपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के परेड ग्राउंड पर पहुंचेंगे, जहां पर करीब 400 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये सभी डायल 112 के तहत काम करेंगे, यानी छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों को कभी भी 24 घंटे किसी वक्त किसी तरह की कोई सुरक्षा के लिहाज से मदद की जरूरत होती है तो 112 डायल करके इनको बुला सकते हैं। फिलहाल अभी तक छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में ये व्यवस्था को लागू किया गया, बाकी जिलों में 100 व्यवस्था को लागू नहीं किया गया था। अब डायल 112 की व्यवस्था छत्तीसगढ़ के हर जिले मिलेगी, लगभग हर थानों में उपलब्ध रहेगी और इस लिहाज से कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सौगात है, सुरक्षा के लिहाज से बड़ा तोहफा है और 400 जो नए वाहन आधुनिक तकनीक से लैस होंगे, पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और डायल 112 जो हर समय आम जनता की कॉल पर उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा अमित शाह के 2 और बड़े कार्यक्रम रखेंगे। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ का एरिया सबसे ज्यादा बस्तर और जगदल है, जहां पर
सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत और आज सतर्क की गई है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरा करेंगे। नक्सल सफाई को लेकर कई अभियान चल रहे हैं, उसको लेकर बैठक होगी। शाम को कई सांस्कृतिक कार्यक्रम इस नक्सल प्रभावित एरिया में रखे गए हैं, ताकि वहां के लोगों को एक मैसेज दिया जा सके और खासकर नक्सलियों को भी एक संदेश दिया जा सके कि वो आम धारा में जुड़ सके, आम धारा में शामिल हो सके। सरकार लगातार चाहती है उनको आम धारा में जुड़ा जाए और वो आम धारा में जुड़कर मुख्य धारा के लोगों के साथ शामिल होकर अपने जीवन को अच्छी तरह से जिए और नक्सल के जीवन को छोड़ दें। इन तमाम तरह के कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे और उसके बाद रायपुर रवाना होंगे, जहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गृह मंत्री अमित शाह दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। आज 112 की 400 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ संवाददाता इसी खबर पर रायपुर से समीर दुबे जुड़ गए हैं। समीर दुबे, क्या कुछ तैयारियां हैं? अमित शाह 112 की 400 गाड़ियों को, वाहनों को हरी झंडी दिखाने पहुंच रहे हैं और नक्सल बाद में भी बताया जा रहा है कि वहां भी जो है दौरा करेंगे। तो क्या कुछ तैयारियां हैं इस कार्यक्रमों को लेकर के? जी बिल्कुल, गृह मंत्री का यह दौरा छत्तीसगढ़ के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आज दिन भर उनके साथ मौजूद रहेंगे। दौरे की शुरुआत राजधानी रायपुर से होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे अमित शाह रायपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पहुंचेंगे, जहां वे आपातकालीन रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत करने के लिए डायल 112 की 400 नई अत्याधुनिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें यह सेवा पहले सिर्फ छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में थी, लेकिन अब उन गाड़ियों के साथ ये पूरे 33 जिलों में लागू हो जाएगी। इसके तुरंत बाद वो माना एयरपोर्ट से बस्तर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:30 बजे शाह बस्तर के नेतानार गांव पहुंचेंगे और ग्रामीणों के लिए जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 1:30 बजे वो जगदलपुर की अमर वाटिका जाएंगे, जहां वे शहीद जवानों को भावनापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो दोपहर 2:30 बजे वे बादल एकेडमी पहुंचेंगे, जहां स्थानीय नेताओं और अधिकारियों के साथ उनकी एक बड़ी समीक्षा बैठक होनी है। इसके बाद शाम 4 बजे बस्तर में चल रहे विकास कार्यों का लाइव प्रेजेंटेशन अमित शाह देखेंगे। इसके बाद जो है 5:45 बजे जो है अमित शाह बस्तर संभाग के बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और चुनावी जोर भरेंगे। और शाम 7 बजे जो है दिन के अंत में वो जनजाति कला को समर्पित बस्तर लोक संस्कृति कार्यक्रम में शामिल होंगे। इन सभी सघन कार्यक्रमों और मैराथन बैठकों के बाद गृह मंत्री आज जगदलपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। विकास और नक्सल मोर्चों दोनों के लिहाज से यह दौरा बड़ा बदलाव लाने वाला है। इसलिए बस्तर में चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समीर दुबे तमाम जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ रायपुर से तो आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और आज 112 की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा। सुबह 10 बजे रायपुर पहुंचेंगे पुलिस ट्रेनिंग परेड ग्राउंड में अमित शाह। रुक करते अगली खबर की ओर। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद, मामूली विवाद पर बदमाशों ने चलाई गोलियां। दोपहर खेत की मेड़ को लेकर हुआ था विवाद। कार सवार बदमाशों ने पीड़ित पक्ष पर की फायरिंग के बाद जान से मारने की धमकी देकर फरार। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद घटना। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शिकारपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद घटना। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शिकारपुर का मामला बताया जा रहा है। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं। मामूली विवाद पर बदमाशों ने चलाई गोलियां। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर हजारीबाग से, जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कोहरा थाना क्षेत्र के जिब्रा लटर हाउस दीपगढ़ा के पास अवैध ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की जा रही है।
सूचना मिलने के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदस्य अमित आनंद के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में रोशन कुमार, संदीप कुमार दांगी और सौरभ कुमार दांगी शामिल है। तलाशी के दौरान इनके पास से कुल 20.5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। इसके अलावा अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी पुलिस ने जब्त की। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी अवैध ड्रग्स की बिक्री में लिप्त थे और उन्हें हिरासत में भेजकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों पर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी जारी रहेगी। स्थानीय लोग पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं और उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में नशे की समस्या पर अंकुश लगेगा। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर हजारीबाग से, जहां बरही थाना क्षेत्र अंतर्गत मलकोको पंचायत के पड़रिया में बार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। गिट्टी लदा ट्रैक्टर के चपेट में आने से बाइक सवार कपिल देव कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी मां इंदिरा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई और बड़े गए थे। लोगों से घायल मां बेटी अस्पताल, जहां युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि घायल महिला को गंभीर स्थिति में हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही बरही पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद मृतक के परिजन गहरे सदमे में हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हादसे ने इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है और लोगों ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर गयाजी से, जहां बाराचट्टी से विधायक ज्योति मांझी के काफिले पर दबंगों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। घटना उस समय हुई जब विधायक एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। जैसे ही वे नदी पार कर गंभीरा जाने वाले रास्ते पर पहुंचे, सामने से आ रही एक सवारी गाड़ी ने उनका रास्ता रोक दिया और जानबूझकर गाड़ी तिरछा खड़ी कर मार्ग पर ब्लॉक कर दिया। विधायक के अंगरक्षकों ने गाड़ी किनारे करने का अनुरोध किया, लेकिन हमलावर उग्र हो गए। लगभग 15 से 20 लोग गाड़ी से उतरे और अंगरक्षकों के कॉलर पकड़कर मारपीट करने लगे। हमलावरों ने विधायक की गाड़ी के शीशे पर भी चोटें की और जाति सूचक गालियां दी। विधायक ने स्थानीय ग्रामीणों को घटना की सूचना दी, जिससे हमलावर पीछे हटे और ग्रामीणों ने उन्हें सुरक्षित बचाया। विधायक ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की और घटना का वीडियो साक्ष्य सौंपा है। उन्होंने बताया कि 2025 के विधानसभा चुनाव से उन्हें और उनके समर्थकों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। नामजद आरोपियों में पालटू यादव, सुनील यादव, दीपक यादव, सीता यादव, कालू मालाकार, राहुल मालाकार और विक्रम ठाकुर शामिल हैं। इसके अलावा 10 से 15 अज्ञात लोग भी हमले में शामिल थे। विधायक ने पुलिस प्रशासन से दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से, जहां अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय 9,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने के बाद सरकारी स्कूलों में खुशी का माहौल है। वैसे शिक्षा विभाग ने इस अवसर पर अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण हेतु भव्य समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य अनुदेशकों के समर्पण और शिक्षा क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता देना था तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी साझा करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद मुकेश राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार, नागेंद्र सिंह राठौर, सुशील शाक्य, भाजपा जिलाध्यक्ष फतेह चंद्र वर्मा, जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर और मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ द्वारा दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना कर साथ किया गया। इसके बाद अंशकालिक अनुदेशकों के योगदान और शिक्षा क्षेत्र में नवाचारों पर प्रस्तुति दी गई। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि की घोषणा का लाइव प्रसारण दिखाया गया। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। जो अंशकालिक अनुदेशक है उनका आज मानदेय बढ़ाया है।
पहले 7,000 हुआ करता था, 2022 में बढ़ा के 9,000 किया और आज 9,000 से बढ़ा के लगभग 90% से ज़्यादा आज उनका मानदेय बढ़ाया है। 9,000 से लेके 17,000 किया है। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी अनुदेशकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उन्हें कम से कम 90% मानदेय बढ़ा है और अन्य सरकारों में कभी इस तरह का व्यवस्था आज तक नहीं हुई है। दूसरा यही नहीं, मानदेय बढ़ाया गया हो, उनके साथ साथ में कैशलेस उन्हें 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए उनके परिवार को, उनके अनुदेशकों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का भी आज से उन्हें कवरेज मिलेगा। रुक करते अगली खबर की और खबर कानपुर से, जहां जिला थाना नौबस्ता क्षेत्र में 2 मासूम बेटियां रिद्धि और सिद्धि की हत्या के आरोपी पिता शशि रंजन मिश्रा ने जिला जेल कानपुर नगर में आत्महत्या का प्रयास किया। जेल में बंद आरोपी ने किसी धारदार वस्तु से अपनी गर्दन काट ली। गंभीर हालत में उसे तत्काल उपचार के लिए उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना 19 अप्रैल 2026 की है, जब शशि रंजन मिश्रा ने अपने दोनों बच्चों रिद्धि और सिद्धि की हत्या कर दी थी। इसके बाद उनकी माता रेशमा छेत्री ने थाना नौबस्ता में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल प्रशासन ने घटना की सूचना मिलते ही आपात कार्रवाई की। आरोपी का इलाज उर्सला अस्पताल में जारी है। संबंधित अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। जेल में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है। इस घटना ने पूरे इलाके में चिंता और सनसनी फैला दी है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की हालत गंभीर है और आगे की जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। घटना की पूरी तरह से छानबीन की जा रही है और जेल में बंद अन्य मामलों की सुरक्षा को भी कड़ा किया जा रहा है। वो भी कैदी है, वही बोलता है गोली मार देंगे, बाहर निकलोगे तो मेरा यहाँ बहुत चलता है, तुमको गोली मार देंगे। अब कौन काटा गला कैसे कटा हमको नहीं पता। अच्छा, लड़कियों को क्यों मारा था फिर? उस टाइम भी डिप्रेशन का दौरा आया हुआ था भैया। अच्छा, उस टाइम भी कोई होश नहीं था। हमको होश तब आया है जब बत्ती हम ऑन किए वहाँ पे, तब हम पुलिस वाले को बुलाए हैं। तब तक बच्ची लोग जा चुकी थी। क्यों मारा था? कोई वजह थी बच्चियों को मारने की? वहाँ पे जोगिंदर सिंह फ्लैट नंबर 1 का निवासी जो है 12 लाख रुपया रखा हुआ है। मकान मालिक हमारा फ्लैट बेचने के नाम पे जोगिंदर सिंह को 12 लाख दिलवाया है। मकान मालिक खुद आया था फ़ोन करके 10 नवंबर को 2024 को, सॉरी 25 को। वो पैसा भी उसके पास है 5.5 लाख रुपया, 1,74,000 रुपया पूरे साल का डिपॉजिट है। कानपुर से इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहित पांडे जुड़ गए हैं। मोहित, सवाल है आपसे, जेल प्रशासन में जो घटना हुई है जेल में, एक कैदी ने अपना गला काटने की खबर आई है। कैदी का कहना है कि मेरा गला दूसरे कैदी ने काटा है, जो वहाँ अपना दबंगई बता रहे हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? जेल प्रशासन अपनी लापरवाही को छुपा रहा है या वाकई जो है शशि मोहन ने अपनी आत्महत्या करने का प्रयास किया है? क्या सच्चाई है? क्या अधिक जानकारी आपके पास? मैं आपको बता दूं कि कानपुर जेल का एक मामला सामने आया है, जहां जेल में 2 मासूम बेटियों की हत्या के आरोपी पिता ने अपनी गर्दन काट लिया। गर्दन काटने से पूरा हड़कंप मच गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी है, जो उसकी जो गर्दन काटी है, पुराना कोई एक कैदी है बताया जा रहा है। उस पुराने कैदी ने कोई बात को लेकर विवाद हुआ था, विवाद को लेकर उसकी गर्दन पर प्रहार कर दिया और उसके बाद उसको नजदीकी उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैदी के पास वो धारदार हथियार अगर आया कहाँ से? इतनी हाई सुरक्षा होने के बाद भी जेल में जो हथियार जो है धारदार हथियार उसके पास कहाँ से आया? और पूरी जो घटना है वो कहीं ना कहीं जो पुलिस है कुछ बोलने से इनकार कर रही है। कल भी इस बारे में जब कानपुर कमिश्नरेट से बात करी गई, लेकिन वो बोलने से थोड़ा सा कतराने लगे इस मामले में। तो क्या जो है खुद से गला काटा गया, कुछ ऐसी जानकारी आपको मिली है या जेल प्रशासन आपस में जेल में कोई दो कैदियों में विवाद हुआ, तो विवाद के कारण ये घटना को अंजाम दिया गया? जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए मोहित। गंभीर हालत में कैदी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेल प्रशासन मामले की जांच में पड़ताल में जुटा हुआ है। जेल में पिता ने आत्महत्या का प्रयास किया है।
रुक करते अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से, जहां जिले में यातायात पुलिस ने टोल प्लाजा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का बड़ा कदम उठाया। अभियान का नेतृत्व एसपी सिटी डॉक्टर राकेश मिश्रा और ट्रैफिक इंस्पेक्टर बालेंद्र कुमार ने किया। इसके साथ यातायात विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों, प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर, अवैध और काली फिल्म लगी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने सघन चेकिंग कर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान काटे। कई वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। अवैध उपकरणों और काली फिल्म वाली गाड़ियों पर भी कार्रवाई की गई। अभियान में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों से लाखों रुपए का राजस्व वसूला गया। ये सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जनपद गाजीपुर में यातायात पुलिस द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक डायरेक्टरेट से एडीजी ट्रैफिक महोदय का निर्देश है, सप्ताहांत में शनिवार और रविवार को इस तरह के अभियान लगातार चलते रहते हैं और अन्य दिनों में भी अन्य अभियान चलते हैं। आज ये संडे की जो कार्यवाही है, यहाँ पे बिरनो टोल प्लाजा है, यहाँ पे विशेष रूप से जो इस अभियान में बल दिया गया है, उसमें जो शराब के नशे में वाहन चलाने वाले लोग हैं, नशे की हालत में, उनके विरुद्ध ये अभियान चलाया गया है और अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।